तो अभी हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। अभी देखिए, हम शुरू से पढ़ते आ रहे एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो देखो, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो एनिमल सेल होता है यानी कि जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं होता। और जो प्लांट सेल होता है, देखो प्लांट सेल में एक बाहर में कोशिका भित्ति पाई जाती है। दोनों में एक ही अंतर है, किसका? सेल वॉल का। ये आपको ध्यान रखना है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। तो अभी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो सेल वॉल होता है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अलावा कहाँ कहाँ होती है ना। अभी हमने क्या देखा कि भाई जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। तो इनकेस क्वेश्चन ये पूछता है कि इन दोनों के अलावा सेल वॉल और कहाँ कहाँ पे होता है। तो भाई एनिमल सेल और प्लांट सेल यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अलावा कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ होती है, तब आपका आंसर होगा, देखो पादप कोशिका में होती है कोशिका भित्ति, कवक के कोशिका में होती है कोशिका भित्ति यानी कि फंगल सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया सेल वॉल होता है, जीवाणु की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। देखो प्लांट सेल में होता है कोशिका भित्ति, ठीक है, फंगल सेल वॉल में होता है और बैक्टीरिया। ये तीन नाम आपको याद रखना है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, तब आपका आंसर होगा सेल्यूलोज। देखो प्लांट सेल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। अगला क्वेश्चन आएगा कि जो कवक की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, तो आपको आंसर करना है कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि एग्जाम में ये पूछेगा कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादप कोशिका आया तब उसका कोशिका भित्ति बना होगा सेल्यूलोज का। और जो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो भाई कवक की काइटिन, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई काइटिन क्या होता है। तो देखो काइटिन जो है वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। काइटिन एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक वैसे ही एक क्वेश्चन और आएगा कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तब आपका आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कौन बनी होती है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। अभी देखो हमने यहाँ पे पढ़ा सेल्यूलोज, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन, है ना। सेल्यूलोज क्या था भाई? प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है। काइटिन क्या था? कवक का कोशिका भित्ति। पेप्टिडोग्लाइकन क्या था? बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति। तो ये तीनों जो है, तीनों एक प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि जो सेल वॉल होता है यानी कि कोशिका भित्ति, इसका कार्य क्या होता है। तो देखो सेल वॉल का जो मेन कार्य है वो प्रोटेक्शन का होता है, यानी कि कोशिका को सुरक्षा प्रोवाइड कराना, सुरक्षा प्रदान कराने का काम होता है किसका? सेल वॉल का। अभी देखो सेल वॉल किसके द्वारा खोजा गया, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल वॉल किसके द्वारा खोजा गया। आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला टॉपिक हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि हिंदी में हम बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली। तो अभी जो प्लाज्मा झिल्ली है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके 2-3 और नाम हैं। उसमें से पहला नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। प्लाज्मा लेमा, बायोलेमा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको और 3 नाम से जाना जाता है। उसमें से क्या क्या नाम है भाई? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और बायोलेमा। अभी आप देखो जो एनिमल सेल है, हमने शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि एक एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल होता है। तो दोनों में अंतर क्या है भाई? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होती, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है यानी कि कोशिका भित्ति होती है।
पर अभी हम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तब आपको ये भी जानना होगा कि जो एनिमल सेल है, जो जंतु कोशिका है, उसमें सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। लेकिन जो प्लांट सेल है यानी कि पादप कोशिका होती है, उसमें क्या होता है, बाहर में तो सेल वॉल होगा, कोशिका भित्ति होगी, लेकिन अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अभी जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है। कोई भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है, तो देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किसी भी सेल में बाउंड्री का काम करता है। किसी भी सेल में बाउंड्री का काम कौन करेगा, तो आंसर आपका रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई एक सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई भी सेल है, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि सेल का जो ये बाहरी पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, जो सेल का बाउंड्री वाला हिस्सा है, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर करता क्या है। तो देखो मान के चलो कोई सेल है, सेल के बाहर कोई जैव अणु है, ठीक है, जैव अणु है। अभी जैव अणु को ये जो सेल है, सेल के अंदर आना है, तो यहाँ से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कुछ कुछ सेलेक्टेड अणुओं को, जो कि अच्छा वाला है, उसे अंदर लाता है। अब इसमें से जो जहरीला जैव अणु है ना, जो विषात्मक जैव अणु, उसे क्या करता है, वो छाट के बाहर कर देता है। ठीक है, यही काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली का। ठीक है, तो इसी तरीके से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनित अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। ये वाला जो चीज है, शब्द अर्धपारगम्य झिल्ली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार आ चुका है आरआरबी का, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, तब आपका आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी प्लाज्मा झिल्ली को ही अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अभी देखो दो साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर मॉडल बनाया था। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर मॉडल किसने किसने बनाया, तब आपका आंसर होगा सिंगर और निकोलसन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मॉडल बनाया था। ठीक है, तो मॉडल में क्या बताया गया, मॉडल में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो घटक क्या क्या है, कंपोजिशन क्या क्या है, तो ये घटक के बारे में बताया है। आगे देखते हैं कि वो घटक क्या क्या थे। तो घटक पहला था फास्फोलिपिड, दूसरा था प्रोटीन, तीसरा था कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या घटक होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अभी जब हमने पढ़ा कि फास्फोलिपिड, तो हम जानते हैं कि आखिर फास्फोलिपिड जो है, फास्फोलिपिड होता क्या है। ठीक है, फास्फोलिपिड होता क्या, ये भी हमें जानना ज़रूरी होता है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फास्फोलिपिड का, जिसमें कि ऊपर का हिस्सा कहलाता है सिर। तो देखो अभी ना हम फास्फोलिपिड के बारे में पढ़ेंगे। तो फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ऊपर में राउंड सा, नीचे पूंछ जैसा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते सिर, हेड, नीचे वाले हिस्से को बोलते टेल, यानी कि पूंछ। दिख भी रहा है आकृति कुछ इस तरीके सा, है ना, ये सिर जैसा, ये पूंछ जैसा। तो अब हम जानते हैं कि जो सिर का हिस्सा है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो फास्फोलिपिड का सिर का हिस्सा है वो कहलाता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये जो है जल की ओर आकर्षित होता है। और जो टेल वाला हिस्सा होता है ये जो है जल से दूर भागता है। दोनों में एक ही अंतर है कि जो सिर वाला हिस्सा है वो जल की ओर आकर्षित होगा और जो टेल वाला हिस्सा है वो जल से दूर भागेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन अब जब हम सेल में फास्फोलिपिड कैसा दिखता है तब आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को। ये देखो कोई कोशिका है ये, ठीक है, तो इसमें जो फास्फोलिपिड है ये देखो कोशिका में ये रहेगा और बाहर की ओर एक और। तो जो दोनों फास्फोलिपिड का जो है ना वो एक दूसरे से ऐसा ऐसा जुड़ा रहेगा। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सेल में इस तरीके से प्रेजेंट होता है फास्फोलिपिड। अगर हम फास्फोलिपिड का कुछ हिस्से को अगर हम काट के निकालते हैं, है ना,
उदाहरण के लिए हम अगर ऐसे काट देते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये बाहरी सेल वाला और ये अंदर में जो अपना फास्फोलिपिड था वो, ठीक है। तो ये क्या है, अंदर में फास्फोलिपिड है। अब आपको ये जानना होगा कि जो फास्फोलिपिड है ना उसमें होता क्या है। तो भाई फास्फोलिपिड में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ रहता है। फास्फोलिपिड मतलब कि इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो अभी देखो ये स्ट्रक्चर देख के हमें कुछ ये समझ आ रहा है कि ये सैंडविच जैसा दिख रहा है। सैंडविच में होता है ना भाई, बीच में आलू भरा, ऊपर नीचे ब्रेड, है ना। तो इसीलिए इसे सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे 2 लेयर, एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, इसीलिए इसे बाई लेयर स्ट्रक्चर यानी कि द्विकला संरचना भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो फास्फोलिपिड है इसे सैंडविच स्ट्रक्चर और बाई लेयर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हिंदी में सूत्रकणिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमेशा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमेशा यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। हमने पहले क्लास में पढ़ा था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है सेल में, आपको याद होगा। नहीं याद है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमेशा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका कार्य क्या है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है सेलुलर रेस्पिरेशन का, यानी कि कोशिका का श्वसन का। कोशिका जो सांस लेती है ना वो काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का, यानी कि कोशिकीय श्वसन का काम होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको माइंड में ये क्वेश्चन भी आया होगा, एग्जाम में भी आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस तरीके का श्वसन करता है, ठीक है। तो अब आपका आंसर ये करना होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन का, यानी कि वायवीय श्वसन का काम करता है। अभी हमने एक शब्द देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी हिंदी में बोलेंगे हम वायवीय श्वसन। ये होता क्या है, तो जब ऑक्सीजन होता है तभी यह श्वसन होगा, ठीक है। इसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन। देखो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना इसमें एटीपी होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है। ऑप्शन एटीपी, आरबीसी एक्सेट्रा कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है। तब आपका आंसर करना है एटीपी। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, उस तरीके से एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ देगा, है ना। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एडिनोसिन है क्या, हाँ यहाँ पे गलत लिखी हो, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अभी जो एटीपी होता है, देखो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है यानी कि जो कोशिका श्वसन होता है उसमें एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है ना। तो ये एटीपी होता क्या है ना। एटीपी को हमने क्यों यूज़ करा ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एटीपी को और किस नाम से जानते हैं, तो भाई एटीपी को एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी हम एटीपी को जानते हैं, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करा, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसे हम पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर भी बोलते हैं। तो जल्दी से अभी तक हमने जो पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। कि हमने पढ़ा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन का यानी कि कोशिकीय श्वसन का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके का श्वसन करता है, तो आपका आंसर करना वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन का काम करता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि भाई जब ऑक्सीजन होगा तभी सांस ले पाएगा। हम इंसान भी ऐसे होते हैं, जब ऑक्सीजन होता है तभी सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें एटीपी होता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी के नाम से जाने जाते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है।
और हमने ये देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर भी कहा जाता है। अभी आपको ये जानना है कि किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे पहले बनने वाला कोशिकांग कौन सा होता है। किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे पहले बनने वाला कोशिकांग कौन सा होता है, तो भाई आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, साइंस में ये जो क्या बोलते हैं, ये जो टॉपिक है या फिर ये जो लेसन है सेल का, यही सबसे बड़ा है। इसके बाद सारा जो चैप्टर है वो सारे छोटे छोटे रहेंगे। ठीक है, तो जो किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे पहले बनने वाला कोशिकांग कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। देखो नाम है बहुत बड़ा, जो कि आपको याद रखना होगा, मुश्किल है ना। आप सिंपल से उसका एंड या तो स्टार्टिंग का या तो एंडिंग का नाम याद कर ले। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर ने। ठीक है, बाद में रिसर्च हुआ, है ना, रिसर्च हुआ और ऑल्टमैन द्वारा बायोब्लास्ट रखा गया, लेकिन कार्ल बेंडा द्वारा ऑर्गेनेल का नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया। अगला हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से हम दो तो सेल ले लेते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, तो जो एनिमल सेल होता है, हमने शुरू से क्या पढ़ा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, न्यूक्लियस का। तो आपको ये जानना होगा कि जो एनिमल सेल है उसके सेंटर में हमेशा बीचों बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। यानी कि जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो एनिमल सेल के बीचों बीच में होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे प्लांट सेल का, तब जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो ये जो सेल है, सेल के बिल्कुल किनारे की ओर होगा। ठीक है, ये दो डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है न्यूक्लियस का, एक में सेंटर की ओर होगा, एक में किनारे की ओर होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है, केंद्रक का अभाव न्यूक्लियस कहाँ नहीं पाया जाता है। देखो न्यूक्लियस कहाँ नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे नहीं पाया जाता है, तब आपका आंसर होगा न्यूक्लियस कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता। आरबीसी में, आरबीसी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। प्लेटलेट्स में, ठीक है, सिप ट्यूब्स में। सिप ट्यूब्स क्या होता है, पौधों में पाया जाने वाला जो कोशिका होता है वो। तो ये तीन जगह जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जो मल्टी न्यूक्लियर यानी कि बहुकोशिका युक्त कहाँ पाया जाता है। जो मल्टी न्यूक्लियर है वो कहाँ पर पाया जाता है, आंसर आपका होगा कंकाल पेशियाँ। ठीक है, अस्थि जो होता है ना, अस्थि बोलते हैं, अस्थि कोशिका, पैरामेशिया, स्लाइम मोल्ड, ये सारे जगह पे मल्टी मतलब केंद्रक, क्या बोलूँ, बहुकेंद्रक युक्त, ये बहुकेंद्रक पाया जाता है ये सारे जगह में। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका संरचना कैसा होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे केंद्रक कला, और होता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक रस, और होता है क्रोमेटिन थ्रेड, यानी कि इसको भी अपन क्रोमेटिन धागे ही बोलेंगे हिंदी में। तो जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं ना, जो क्रोमेटिन होते हैं, थ्रेड यानी तो धागा, इसको हटा दो, जो क्रोमेटिन होता है ना वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कभी भी हम पढ़ते हैं ना, जब भी डीएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है तो कौन सा प्रोटीन होता है वहाँ पे, तो हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पे होता है। चौथा होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या काम करता है, न्यूक्लियस में क्या होता है ये आप जान लो। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे राइबोसोम का निर्माण होता है। न्यूक्लियस में राइबोसोम का निर्माण होता है। कभी कभी न्यूक्लियस में आरएनए और प्रोटीन भी बनता है, लेकिन कभी कभी आपका मेन ये जानना है कि न्यूक्लियस में राइबोसोम का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले खोजा जाने वाला कोशिकांग कौन सा था, न्यूक्लियस था, केंद्रक था। केंद्रक की खोज कौन ने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया।
ठीक है, कब किया? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? जो न्यूक्लियस का जो स्टडी हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कायरोलॉजी।